हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट एक्ट करने वाले हैं द कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, जो शायद आपने सुना होगा। आपके यहाँ पर सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट का बहुत ही स्मॉल पार्ट दिया हुआ है, बाकी पार्ट आप इंटर एंड फाइनल लेवल पर करोगे। तो यहाँ पर इस कंपनीज एक्ट में आपने क्या देखना है कि कंपनी होती क्या है, कितने टाइप्स की कंपनी होती है, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है वो कैसे की जाती है, और कंपनीज की अपनी क्या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इसको अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स जहाँ अदर जो एंटिटीज़ होती हैं उससे सेपरेट करता है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया है कि हमने पार्टनरशिप पढ़ा और हमने एलएलपी को स्टडी किया था। जब हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पार्टनरशिप एंड एलएलपी को स्टडी किया तो वहाँ पर देखा कि पार्टनरशिप कौन करता है। पार्टनरशिप देखो, आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप सोल प्रोप्राइटर में भी, प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज क्या होगा, आपके रिसोर्सेज कम है। आप हो जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर को साथ मिला सकते हो, लेकिन जब आपको बिजनेस बड़ा करना होता है देन आपको रिसोर्सेज जो है ज़्यादा चाहिए, इवन ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो आप जो है बाहर वाले लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हो। उसमें डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर वो जो काम करेंगे उसके लिए आप भी लायबल होंगे और आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी। तो फिर आपको एक ऑप्शन बताया गया एलएलपी। एलएलपी में आपकी लायबिलिटी तो लिमिटेड हो गई, पर कुछ जो एडवांटेजेस कंपनीज को मिलते हैं वो एडवांटेजेस एलएलपी को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कंपनी बना के कर सकते हो। अब इन दो फॉर्म्स को तो हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि कंपनी क्या होता है। देखो, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब जिसको लॉ के थ्रू बनाया जाता है, एक लॉ के थ्रू बनता है। इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, मीन्स इसके जो मेंबर्स होंगे जो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेपरेट रहेंगे और कंपनी अलग रहेगी। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और मेंबर्स इसके आए या जाए उससे इसकी हेल्थ पर, कंपनी की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मीन्स कंपनी आपकी चलती रहती है, चाहे जितने भी मेंबर्स हैं वो एयर क्रैश में मर क्यों ना जाए, तब भी कंपनी आपकी चलती रहेगी। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जितने भी मेंबर्स होंगे ना इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होगी। मीन्स आप कंपनी जो एक्ट कर रही है उसके लिए लायबल जो मेंबर्स नहीं होते और मेंबर के एक्ट के लिए कंपनी नहीं लायबल होती। मैम, मेंबर्स आप किसको कह रहे हो? मेंबर्स बेटा मैं कह रही हूँ कि जैसे कि कंपनी है, कंपनी को ऑब्वियसली कुछ पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए, कैश चाहिए। अब ये कैश कहाँ से आता है? तो कैश डिफरेंट पर्सन से लिया जाता है। अब इनको ये कैश कैसे देते हैं? कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है। मान लो कि इस कंपनी को, ये जो कंपनी है इसको 10 लाख रुपीस चाहिए, तो ये क्या कहती है कि देखो मैं 10,000 शेयर इशू करूँगी, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूँगी 10,000 और हर शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो ₹100 होगी। तो 10,000 शेयर जब इशू हो जाते हैं, जो भी इन शेयर को बाय करता है, जो भी इन शेयर का होल्डर होता है, इसने शेयर बाय कर लिए तो ये कंपनी का मेंबर बन गया। मेंबर मीन्स कंपनी का ऑनरशिप आपने ले ली, जितने ही शेयर आपने बाय किए उतने तक के आप ऑनर बन जाते हो उस कंपनी के। तो फिर वो कंपनी इस कैश को लेकर फिर वो बिजनेस करती है। बिजनेस ऑब्वियसली कंपनी जो है एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो खुद नहीं कर सकती, तो वहाँ पर एक ह्यूमन एजेंसी मीन्स वहाँ पर डायरेक्टर, मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं। क्या मैम उनके पास भी शेयर्स होते? वो उन पर डिपेंड है, उनके पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट। तो शेयर होल्डर, डायरेक्टर, मैनेजर कुछ भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास शेयर हो ही ना, बट
यहाँ पर आप ये समझिए कि जिनके पास शेयर्स हैं वो कंपनी के मेंबर्स होंगे, तो कंपनी और शेयर होल्डर्स मीन्स वो दोनों सेपरेट होंगे। ये एक आपको मैंने डेफिनेशन बताई कि कंपनी अल्टीमेटली होती क्या है, कि कंपनी जो है आपका कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होता है वो आप MCA की साइट पे जाके करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आप mca.gov.in लिखिए, आप mca.gov.in लिखिए, वहाँ पर MCA की सर्विसेज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आपको क्या कंपनी का नेम चेक करना है, कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हर कंपनी का होता है जो भी रजिस्टर होती है, अगर वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालोगे तो आपको कंपनीज की डिटेल पता चल जाएगी। या आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो यहीं पर ही ये सारी आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। MCA की साइट पर जाके आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, जो हमने एक्ट पढ़ना है उसमें कितने सेक्शंस हैं, देखिए ये प्रीवियस एक्ट था हमारा और ये जो अब एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कितने सेक्शंस हैं इसमें 470। क्या 470 यहाँ पर पढ़ने नहीं बच्चा, यहाँ तो बहुत ही कम सेक्शंस आपने पढ़ने हैं, बाकी तो आगे जाके पढ़ने हैं। इसमें 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल हैं। वैन सेक्शंस वगैरह तो हमें पता है कि सेक्शंस क्या होते हैं। देखो सेक्शन 470 बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब सेक्शन को फाइंड आउट करना, एक बुक में सारे सेक्शंस लिख दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि जो सेक्शंस होते हैं ना उनके क्या बना दिए जाते हैं, चैप्टर्स बना दिए जाते हैं कि इस चैप्टर में इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक जो है वो इसमें होगा, नेक्स्ट चैप्टर में ये सेक्शन से ये सेक्शन होगा। तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा इजी रह जाता है। जैसे कि आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया होगा, उसमें यूनिट बने हुए हैं, हर यूनिट में अपने सेक्शन है, तो हमें पता है कि अगर हमें ये सेक्शन को रेफर करना तो इस यूनिट में जाना है, राइट। वो होते हैं हमारे सेक्शन और 29 चैप्टर्स मीन्स इन चैप्टर्स में वो सेक्शंस होंगे आपके। फिर शेड्यूल्स क्या होते हैं, देखो शेड्यूल जो होता है सेक्शन बेसिकली डील करते हैं कि वो आपको कंप्लीटली बताते हैं कि जो भी मेंबर्स होंगे या कंपनी होगी उनकी राइट ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, राइट। और प्रोविजंस वो बताते हैं कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करती तो कितना पेनल्टी लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सारे सेक्शंस इसमें डील करते हैं। शेड्यूल जो होता है वो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है, वो प्रोसीजरल पार्ट से डील करता है। प्रोसीजरल पार्ट मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 में आपको बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आपको P&L कैसे बनेगा, उसका शेड्यूल दिया हुआ है, राइट। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप, उसी शेड्यूल ने जो दिया है वैसे ही आप अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, वैसे ही आप अपना P&L प्रिपेयर करते हो। ऐसे ही इसमें जो शेड्यूल होंगे वो आपको बताएंगे कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी का मेन जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो क्या होता है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट जो होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके साथ जो है एक फॉर्म देते हैं और उसके साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का देते हैं। इसमें लिखा होता है कि हमारी कंपनी का नेम क्या होगा, हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारी कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या गारंटी होगी। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पर ये भी दिया होता है कि हमारा कैपिटल क्लॉज कैसा रहेगा। तो डिफरेंट क्लॉजेस होती हैं यहाँ पर। तो MOA जो है, MOA अगर कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि बहुत टाइप्स की कंपनी होती हैं, तो ये शेड्यूल बताएंगे कि उनका MOA में क्या क्या आएगा उनके। और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा होता है अगर आपने सुना हो, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मींस इसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बताता है कि कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसी होगी, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, कंपनी के मीटिंग्स का शेड्यूल कैसा रहेगा, वो सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस वो इंटरनल वर्किंग के साथ जो है वो
ऑपरेशनल पार्ट के साथ जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डील करता है, और कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में बताता है कि हाँ भाई इसका नाम क्या है, ये करने क्या वाली है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सेक्शन और शेड्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो सेक्शंस होते हैं, आपके सेक्शन बेसिकली जो डील करते हैं वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मीन्स जो कंपनीज के सेक्शंस होंगे, ऑडिटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, एंड प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर जो भी आपको राइट्स ड्यूटीज़ दी हुई हैं, अगर आप उनका कंप्लायंस नहीं करते हो तो आप पर कितनी पेनल्टी आएगी। शेड्यूल किसके साथ डील करते हैं? शेड्यूल आपका डील करता है, शेड्यूल्स सेवरल शेड्यूल्स होते हैं, ये आपको रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक एरिया, कि कोई एक्ट का स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर आपको कैसे कौन से रूल्स फॉलो करने और कैसा प्रोसीजर। तो अल्टीमेटली जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड जो प्रोसीजरल पार्ट होता है, जो प्रोसीजरल पार्ट होता है वो कहाँ लिखा होता है? वो किसी भी एक्ट के शेड्यूल्स में लिखा होता है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट एंड P&L और कैश फ्लो के जो भी है आप बनाते हो, कैसे बनाना है वो शेड्यूल्स में बताया गया होता है। अभी हम देखेंगे कि कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किस किस पर आएगी। उन सभी कंपनीज पर आएंगी जो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था जो कि 1956 था, उस पर भी एप्लीकेबिलिटी आएगी। इवन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी और स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, जैसे LIC हो गया, या कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है किसी और एक्ट के अंडर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन ये स्पेसिफाई कर दिया कि अब इस पर कंपनी एक्ट भी लगेगा, तो उन सभी पर इनकी एप्लीकेबिलिटी आती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन पर अगर कंपनी एक्ट लगता है और इन पर अपना एक्ट भी लगता है तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या होगा? जैसे कि मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि भाई तुम जो बैलेंस शीट बनाओगे, P&L बनाओगे ना, वो ऐसा ऐसा बनाना, उसने बता दिया। कंपनी एक्ट कहता है कि भाई तुमने जो बैलेंस शीट और P&L बनाया जी, शेड्यूल मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग बनाना। अब बताओ, बैंकिंग कंपनीज अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और P&L बनाए या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए? मीन्स बैंकिंग कंपनी तो बेचारी कंफ्यूज, बैंकिंग कंपनी कंफ्यूज, वो कहती हमारा जो बैंकिंग एक्ट है वो कुछ कह रहा है और कंपनीज एक्ट जो है वो कुछ कह रहा है। अब किसकी माने? देखो, ऑलवेज जो अगर कभी भी झगड़ा होता है ना दो एक्ट में, तो जो स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया होता है उस एंटिटी के लिए वो प्रिवेल करता है। मीन्स जहाँ पर प्रिवेल कौन करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग इनको जो है वो अपनी बैलेंस शीट और P&L बनाना पड़ेगा। तो कभी भी कन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है, अगर कोई भी प्रोविज़न जो है दोनों एक्ट्स की इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली जो है उस स्पेसिफिक एक्ट की प्रोविज़न उस कंपनी पर एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज अगर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट की अदर प्रोविजंस उन कंपनीज पर एप्लीकेबल होती हैं। कहते कोई भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और कोई भी अदर कंपनी जो गवर्नड होती किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू, जैसे LIC वगैरह, राइट, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई और एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो बताया हुआ है, स्पेसिफाई किया है, तो उस पर भी ये कंपनी एक्ट एप्लीकेबल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इन पर भी अब कंपनीज एक्ट लगेगा तो उस पर भी लगाया जाएगा। तो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 पे आया था और ये कंपनीज पर लगता है। कंपनी होती क्या है? कंपनी जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। हमारी कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसको लॉ के थ्रू बनाया जाता है, और लॉ के थ्रू बनाया जाता है तो इट मीन्स कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये अपने मेंबर्स जिन्होंने इस पर पैसा लगाया है वो अलग होंगे, कंपनी अलग होगी। तो कंपनी क्या होती है, इसमें क्या खास होता है, वो अभी हम करने वाले हैं। कंपनी में क्या खास होता है? कंपनी में क्या खास होता है? दैट इज़ कॉल्ड द फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला फीचर करने जा रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डज इट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी? इसका मीनिंग है
कि जो कंपनी होगी, जो भी कंपनी होगी, अभी आप इसको मत देखो, ये कंपनी है हमारी, ये जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर से, अपने डायरेक्टर से, अपने मैनेजर से और अदर स्टेक होल्डर, जो भी इसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, जो भी है अदर स्टेक होल्डर्स, कोई भी ले लो, उनसे ये सेपरेट है, उनसे ये अलग है। इस कंपनी के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे, इसकी जो लाइबिलिटी है वो इसकी अपनी होंगी, वो लाइबिलिटी इनके मेंबर्स की नहीं होंगी। मींस ये अपने नाम पर जो है एसेट बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है और अपने नाम पर बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती है। दिस इज कॉल्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन अपने जो है एक कंपनी ओपन करता है, बिजनेस करने के लिए कंपनी ओपन करता है और इवन उसमें इसके पास कोई शेयर होल्डिंग है, कल को जाके जो क्रेडिटर्स हैं ये नहीं कह सकते भी हमारा पैसा दो, आप जो है इसके शेयर होल्डर हो, आप भी तो लायबल बनते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कहता है, लॉ कहता है कि भाई कंपनी जब आपने बना दी, चाहे आप जो पहले बिजनेस जो है वो आप विदाउट एनी क्रिएटिंग द कंपनी कर रहे थे, अब वही बिजनेस कंपनी बना के कर रहे हो, तो इट डजेंट मीन कि आपके क्रेडिटर्स कहेंगे भाई है तो तुम्हारा ही बिजनेस ना, अब हमारे पैसे दो, मीन्स आप पर्सनली भी लायबल हो। नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते, क्योंकि कंपनी अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बीच में एक पर्दा आ जाता है, मेंबर्स इधर होते हैं और कंपनी अलग होती है। ये अपने डायरेक्टर, मैनेजर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सबसे अलग होती है। तो जो पर्सन है जिसने बिजनेस ओपन किया है, कंपनी ओपन की है, जिसके थ्रू वो अब बिजनेस कर रहा है, वो कहता मुझसे मत मांगो, उस कंपनी के पास जाकर मांगो, उस कंपनी से मांगो। यही एक बहुत फेमस केस हुआ था, जो केस था वो था हमारा मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का। इस केस ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जिस केस के थ्रू ये प्रूव किया गया कि हाँ, कंपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और जो मेंबर होता है वो अलग होता है। हुआ क्या था, जो मैकूरा था उसका टिम्बर का बिजनेस था, राइट। तो जैसे हैं ये पुष्पा देखी होगी मूवी आपने, तो इसका भी टिम्बर का बिजनेस था। इसने क्या किया, हम मैकूरा की प्लेस पर पुष्पा लेते हैं, इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई मेरा टिम्बर, ठीक है, वो आई थिंक सैंडलवुड्स थी, कहते ये तो यार बहुत ही महंगा है, अगर इसको कुछ हो गया वुड्स को तो नुकसान बड़ा होगा, तो ऐसा करता हूँ, तो ये जो वुड्स है इसकी इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। किसने बोला? पुष्पा भाई ने। पुष्पा भाई कहता कि इसकी इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। उसने ये बिज़नेस जो कर रहा था, वो कहता बिज़नेस देखो अकेले तो बिज़नेस होगा नहीं, लोगों के साथ होगा, अब लोगों के साथ पार्टनरशिप में करूँगा तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इतना तो नॉलेज था लॉ का, शैतान तो बहुत था ये। कहते कंपनी बना लेता हूँ, कंपनी बना के ये जितना भी मेरा ये वुड है, टिम्बर है, ठीक है, ये सारा टिम्बर में ये मेरा जो एसेट है मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस कंपनी को। उसने क्या किया, अरे हट, उसने क्या किया, ये सारा टिम्बर ट्रांसफ़र कर दिया इस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब कंपनी को तो ट्रांसफ़र कर दिया, बट मैक्सिमम इसकी शेयर होल्डिंग इसके पर रात दिन इसको चिंता सता रही थी कि यार अगर इसको कुछ हो गया तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। कहते यार मुझे तो याद ही नहीं आया, मैं तो इंश्योरेंस ले लेता हूँ। इसकी क्या ले लेता हूँ? इंश्योरेंस। तो ये भागता भागता इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, हे इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योरेंस दे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ भाई इंश्योरेंस। कहता किसका इंश्योरेंस लेना है? कहते मेरे पास ना वो है काफ़ी सारे टिम्बर है, राइट, तो मुझे इसका इंश्योरेंस दे दो। और अपने नाम पर, पुष्पा के नाम पर इसने इंश्योरेंस ले लिया, कंपनी ने भी दे दिया और जो है इसका टिम्बर का इंश्योरेंस पुष्पा को दे दिया। और कल को जो मतलब डर था जिस बात का, वही बात होगी। क्या बात हो गई? आग लग गई, आग, देखो आग लग गई, पूरे टिम्बर को आग लग गई। पुष्पा कहते हैं कि भाई झुकेगा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, पैसा अपना आ जाएगा। कोई हमारा दिमाग तो बहुत तेज है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, पूरा पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, कहते इंश्योरेंस कंपनी देखो वो टिम्बर की इंश्योरेंस करवाई थी तो इंश्योरेंस दो। वो कहते ठीक है, टिम्बर की इंश्योरेंस करवाई थी, कहाँ है टिम्बर की इंश्योरेंस, कहाँ है टिम्बर? वो कहते हैं वो कंपनी के पास। अच्छा, उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है?
कहता नहीं नहीं वो तो कंपनी बनाई थी ना, तो सारी ऑनरशिप मैंने कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। मीन्स आप उस टिम्बर के ऑनर नहीं हो। कहता आप गलत समझ रहे हो, देखो कंपनी बनाई, कंपनी को मैंने वो एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी शेयर होल्डिंग मेरे पास ही है, उसकी शेयर होल्डिंग मेरे पास ही है। वो कहता है आप गलत सोच रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, ये कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी उसको समझा रही है, देखो ये कंपनी आपने बनाई, आप कौन हो? पुष्पा। आपने इसके शेयर्स लिए, आपने इसके शेयर्स लिए, तो आप इसके क्या बन गए? ऑनर। अच्छा, इसके पास अब एसेट्स हैं, ठीक है, इसने एसेट्स आपसे खरीदे हैं, ऐसे थोड़ी है, इसने आपसे एसेट्स लिए हैं, आपने जो ट्रांसफ़र किए उसके बदले में शेयर लिया ना, तो आपसे शेयर के बदले में एसेट्स ले लिया, तो यहाँ पर टिम्बर है। ये किसका एसेट है? ये कंपनी का एसेट है। तो कंपनी जो है ये ऑनर है इस एसेट की। तो कहता है वही रूल ना, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो मतलब कि सी और ए तो हो गया ना, A इक्वल टू सी भी तो हुआ। कहते हैं यहाँ मैथमेटिक्स रूल मत लगाओ, यहाँ पर अगर जो शेयर होल्डर है वो कंपनी में तो ऑनर बनता है, बट जो कंपनी एसेट लेती है उसका ऑनर नहीं होता, वो उसका ऑनर नहीं होता। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लॉ में मत लगा देना, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लॉ में मत लगा देना। आपने जिस एसेट का हमने इंश्योरेंस किया था, राइट, वो ऑनरशिप आपके पास थी, लेकिन अब उसकी ऑनरशिप नहीं है। हमने तो आपके एसेट का इंश्योरेंस किया है, हमने कंपनी के एसेट का इंश्योरेंस नहीं किया, इसलिए आप हमसे पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि जो इंश्योरेंस हुआ था वो आपके टिम्बर का हुआ था, कंपनी अलग है, हमने कंपनी के जो टिम्बर है उसका इंश्योरेंस नहीं किया है। ऐसे तो कल जाके ये हो जाएगा, आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, राइट, आपके घर को तो कुछ हुआ नहीं, साथ वाले घर को हो गया, तो आप कहोगे अरे मेरा भी तो भाई है, भाई बंधु इंश्योरेंस तो करवाया हुआ है ना, मीन्स आपके पास उसकी ऑनरशिप भी तो होनी चाहिए ना। तो वो कहते आपने अपने टिम्बर का करवाया था, कंपनी तो अलग है, वो पड़ोसी हो गई है, अब उसके एसेट का इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी थी उसने क्लेम देने से मना कर दिया था। कौन से ग्राउंड पर क्लेम देने से मना कर दिया था? कि जो कंपनी है चाहे उसकी पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग आपके पास हो, पर फिर भी कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और मेंबर्स सेपरेट होता है। तो यही लिखा हुआ है। मैं अब पुष्पा की प्लेस पर आपने क्या याद रखना है? मैकुरा। कहता है इन दिस केस द प्लांटिफ मिस्टर मैकुरा ओन्ड ए लार्ज टिम्बर स्टेट, उसके पास बहुत ही लार्ज टिम्बर स्टेट थी, हैज ट्रांसफर इट टू ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को इसने ट्रांसफर कर दिया, विच ही वॉज सोल शेयर होल्डर, सारी शेयर होल्डिंग चाहे उसके पास थी। ही देन इंश्योर्ड द टिम्बर, फिर उसने इंश्योरेंस करवा ली, किसके पास से? नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी से। और टिम्बर तो आग लग गई और मैकुरा गया भी इंश्योरेंस क्लेम दो, इंश्योरेंस क्लेम दो। हाउएवर डिफेंडेंट रिफ्यूज टू, अब पता है ना प्लांटिफ कौन होता है? जिसका फर्स्ट नेम आता है वो केस करता है, डिफेंडेंट होता है जो उसको डिफेंड करता है, अपने पोजीशन को डिफेंड करता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। तो मैकुरा प्लांटिफ है और नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी डिफेंडेंट है। तो यहाँ डिफेंडेंट मीन्स नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी है। Defendant refused to pay, arguing that policy only covered the timber in the hands of owner. भाई ऑनर के टिम्बर की हुई थी, अब आप तो उसके ऑनर हो ही नहीं, राइट? Since the timber was now owned by the company, it was not covered by the policy. आपको ये सारा कुछ नहीं याद करना, कभी आ जाए सेपरेट लीगल एंटिटी तो वहाँ पर इसका रेफरेंस दे सकते हो, तो वहाँ केस लॉ लिखने के लिए नहीं आएगा आपको। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज द एग्जैक्टली सेपरेट लीगल एंटिटी। द कोर्ट हेल्ड दैट company was a separate legal entity, that the transfer of a timber to the company was a transfer of ownership. The court held that insurance company only covered the timber in the hands of owner, सिर्फ ऑनर की टिम्बर को वो कवर करेगी, किसी और के टिम्बर को कवर देने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यही केस था हमारा, जो ये बताता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली सेपरेट लीगल एंटिटी। ये फर्स्ट फीचर है आपकी कंपनी का। सेकंड फीचर क्या है? कहता है सेकंड फीचर, अगर आप कंपनी बनाते हो तो सेकंड फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है?
मेंबर आता रहे, मेंबर जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी चलती रहेगी। इसलिए आप देखते हो कि 100 साल पुरानी कंपनीज भी यहाँ पर आज इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर्स आते जाते रहते हैं, उससे कंपनी की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मान लो कि कंपनी के जो 4 मेंबर्स थे, एक कंपनी थी, उसके 4 मेंबर्स थे, ये कंपनी थी, ये 4 मेंबर्स इस जो है प्लेन में बैठे और ये प्लेन क्या हो गया, देखो ये प्लेन क्रैश हो गया, सभी मर गए। ये कंपनी आज भी चलती रहेगी, ये कंपनी चलती रहेगी। दैट इज कॉल्ड द परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन रेफर्स टू कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस चेंजेस इट्स ऑनरशिप, मैनेजमेंट, कुछ भी चेंज हो, ऑनरशिप चेंज हो रही है, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, मेंबरशिप चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज होता रहो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। अब बच्चे सोचता है कि मैम मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मेंबर्स वो होता है जो जिसने शेयर्स लिए होते हैं और कंपनी के रजिस्टर में उसका नेम होता है। अब सम टाइम्स जो है शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसी टाइम कंपनी के रजिस्टर में जो है मेंबर का नेम चेंज नहीं होता, तो उस टाइम के लिए वो पर्सन शेयर होल्डर तो होता है लेकिन मेंबर नहीं होता। दिस इज़ द डिफरेंस। तो मेंबर और शेयर होल्डर वैसे तो एक ही बात है, बट सम टाइम अगर रजिस्टर में आपका अभी नाम नहीं है तो आप शेयर होल्डर तो हो, मेंबर नहीं हो। नेक्स्ट, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, जो कंपनी है, एक कंपनी बनी, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल ली थी, इसने 10,000 शेयर्स जो हैं, कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच। बहुत सारे मेंबर्स आए, कहते हैं हमें भी शेयर्स लेना है, इनको शेयर्स दिए गए और इनको बोला कि देखो, वैसे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख की है, अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ 5 लाख रुपीज़ चाहिए। तो कंपनी जो है वो 50 रुपीज़ ही मेंबर से मंगवाती है, शेयर होल्डर से मंगवाती है। 50 रुपीज़ मंगवाए, 50 अभी रिमेनिंग है, तो शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 50 रुपीज़ दिए हैं, 50 रुपीज़ अभी रिमेनिंग है। अब कंपनी को जब चाहेगा, जब उसका दिल करेगा, वो आपसे 50 रुपीज़ मंगवा लेगी, राइट? तो दिस इज कॉल्ड, मीन्स आपकी लायबिलिटी जो कंपनी की टुवर्ड्स है, ओनली अनपेड कॉल्स जितनी है आपके शेयर्स पर उतनी है। अगर आपसे उसने 5 लाख और मंगवा लिया, लेकिन आज कंपनी की लायबिलिटी जो है वो 11 लाख है, तो आपसे इससे ऊपर नहीं मंगवाया जा सकता। 5 लाख तक ही मेंबर्स लायबल होंगे, मीन्स जहाँ तक उनकी अनपेड कॉल है उसी एक्सटेंट तक वो लायबल होंगे, उससे ऊपर वो लायबल नहीं होते हैं। तो उससे ऊपर लायबल कौन होता है? कंपनी खुद लायबल होगी, राइट? अगर आपने फर्स्ट टाइम में पूरा पेमेंट कर दिया है, कंप्लीट पेमेंट कर चुके हो, तो फिर आपकी लायबिलिटी नील हो जाती है। तो यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी है। एक मैं बात और कह दूँ कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय शेयर्स और लिमिटेड होती है बाय गारंटी भी होती है। इन दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस अभी बता दूंगी, बाकी डिटेल में आगे आएगा हमें। बाय शेयर्स क्या होता है कि यहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो शेयर्स बाय करते हैं और जितना अनपेड अमाउंट होता है शेयर्स का, उसी एक्सटेंट तक वो लायबल रहते हैं, राइट? लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि यहाँ पर ये कंपनीज कौन से होती हैं? ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं, जो आर्ट कल्चर, जो आपका किसी सोशल कॉज के लिए, जितने भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इनको प्रमोट करने के लिए कंपनीज बनी हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मोटिव जो होता है वो सोसाइटी को सर्व करने का होता है। तो ये सेक्शन 8 की कंपनी होती हैं। उन सेक्शन 8 कंपनीज में जो वो लिमिटेड होती हैं बाय गारंटी, क्योंकि ये एनपीओज होती हैं, तो यहाँ पर डोनेशंस वगैरह, एंडोमेंट वगैरह, फीस, वो सब कुछ मिलता है, जैसे क्लब्स वगैरह भी होते हैं, राइट? तो ये जो होती हैं, यहाँ पर शेयर कैपिटल हो भी सकती है, बट यहाँ पर मेंबर्स ने गारंटी दी होती है कि कल को जाकर
ऐसी कंपनी जो किसी सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनी है, कल को जाके बंद होती है, जब ये लिक्विडेट होगी और इसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो हम कुछ लायबिलिटी की गारंटी ले लेते हैं कि कल को जाकर इसकी लायबिलिटी अगर ज़्यादा होगी, तो जैसे 3 मेंबर्स हैं वो कहते कि कल को जाके कल को जाके अगर कंपनी बंद हुई, देखो मैं कह रही हूँ कंपनी बंद हुई मीन्स लिक्विडेट हुई, कंपनी लिक्विडेट हुई, तो हम 2 लाख रुपीस 2 लाख ईच देंगे। तो लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स एक गारंटी देते हैं कि कल को आप लाइफ टाइम में कंपनी के नहीं मंगवा सकते ये पैसा, कल को जाकर कंपनी जब बंद होगी तो इन्होंने गारंटी दी है कि हम 2 लाख ईच देंगे, तो उस एक्सटेंट तक ही ये लायबल होंगे। मीन्स ये लायबल तो हैं बट इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। किस एक्सटेंट तक? गारंटी तक। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स। तो यहाँ पर आपने सेक्शन 8 पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हो तो वहाँ पर डोनेशंस वगैरह आती हैं और वहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी गारंटी होती है कि कल को जाकर जब कंपनी बंद होगी तब हम आपको इतना पैसा देंगे। तो मीन्स कंपनी चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो लायबिलिटी तो मेंबर्स की लिमिटेड ही रहेगी, लायबिलिटी तो मेंबर्स की लिमिटेड ही रहेगी। तो क्या कह रहा है? द लायबिलिटी depends upon kind of company which he is a member. We know that company is separate legal entity, जैसे कि हमने ऊपर देखा, जो कि अपने मेंबर से अलग होती है। Thus in case of limited liability company, the debt of the company in totality do not become the debt of the shareholder. कंपनी के जितने डेट्स हैं वो शेयर होल्डर्स के नहीं बनेंगे। किस एक्सटेंट तक बनेंगे? जिस एक्सटेंट तक वो अनपेड कॉल है उनकी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। इन नो केस द शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू जितनी है उससे ज़्यादा आपसे अमाउंट नहीं मंगवाया जा सकता। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर सिर्फ लायबल होते हैं किस एक्सटेंट तक? जितना अमाउंट उन्होंने गारंटेड किया होता है, दैट ओनली व्हेन द कंपनी। और एक बात आपने और में ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंपनी लिक्विडेट होगी तो उनकी लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। अनलिमिटेड कंपनी, ये पार्ट अभी मैं छोड़ रही हूँ, जब मैं अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बात करूंगी तो इस पॉइंट को उसी टाइम ले लूंगी। तो अभी तक हमने 3 फीचर्स किए हैं किसके? कंपनी के। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पुष्पा ने चाहे एक कंपनी खोल के अपना टिम्बर ट्रांसफर कर दिया था और इंश्योरेंस अपने नाम पे करवा ली थी, अगर कल को टिम्बर को कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले सकते और इंश्योरेंस के कंपनी के सामने वो झुकना तो है ही नहीं उसका। सेकंड पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड था परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर आता जाता रहता है, कंपनी चलती रहती है, उस कंपनी की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट अफेक्ट नहीं आता। मेंबर्स चाहे सभी मेंबर्स की डेथ हो जाए, कंपनी चलती रहेगी। थर्ड अभी हमने किया है कि लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है बाय शेयर्स और बाय गारंटी। बाय गारंटी में आपने याद रखना है कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी, ये सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब लिक्विडेट होती हैं तभी जो मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज होती है। अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, दैट इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी जो है ऑब्वियसली इसका एक नेचुरल बर्थ तो नहीं होता, ये लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है, बट फिर भी इसके पास जो एक इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं वो राइट्स इसको लॉ के थ्रू दिए जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल के पास क्या राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लायबिलिटी इनकर कर सकता है, अपने नाम पर एसेट ले सकता है, बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा सकता है। ये सारे राइट जो है कंपनी के पास होते हैं एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। बट जो नेचुरल पर्सन जैसे जेल जाना, ओथ लेना, मैरिज करना, राइट, या एक प्रोफेशनल की तरह प्रैक्टिस करना, ये काम कंपनी नहीं कर सकती। और इवन कंपनी के जो भी एक्ट्स होते हैं उनको मैनेज कौन करता है? वो कंपनी एक ह्यूमन एजेंसी के थ्रू मैनेज करती है जिसको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो इसके जो काम है उनको मैनेज करते हैं। अब अगर कंपनी ने साइन करना हो,
देखो इसके साथ ही मैं करवा रही हूँ कॉमन सील। अगर कंपनी ने साइन करना हो तो आप खुद तो कर नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो है नहीं, इसके बॉडी पार्ट्स तो है नहीं कि साइन कर देगी। तो साइन करने के लिए इसके पास क्या होती है, एक कॉमन सील होती है। पहले ये मैंडेटरी थी, बट 2015 में अमेंडमेंट आई है, तो वहाँ पर इसको क्या बना दिया गया है, ऑप्शनल बना दिया गया है कि कंपनी रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। अदरवाइज कॉमन सील मीन्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना होता है तो कॉमन सील कंपनी की लगाई जाती है, जहाँ जो वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स होते हैं उनके सिग्नेचर वहाँ पर किए जाते हैं। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी जो है, अगर कंपनी आप बनाते हो तो उसकी कंपनी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से सेपरेट कैसे होती है, जहाँ अदर एंटिटी से सेपरेट कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मेंबर्स आते जाएं जाते जाएं, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मींस लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स भी हो सकती है, बाय गारंटी भी हो सकती है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मींस इसके पास वही राइट्स होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन के साथ है, कुछ राइट्स को छोड़ के, और इसकी अपनी कॉमन सील हो सकती है, दैट इज़ नाउ ऑप्शनल। दीज आर द फीचर्स जो आपने करने हैं सेपरेट। और एक ही केस मैंने आज आपको करवाया है, मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी का, ये केस आपने करना है, राइट। और उसके बाद आपने बस इसके फीचर्स को रीड करना है, राइट। ये वाला जो PDF है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कॉर्पोरेट वेल थ्योरी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।